गुप्त काल के पार्ट 1 वीडियो को हम देखेंगे, जिसमें माइंड मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में कि इसकी स्थापना कैसे होती है। फिर श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंशावली के क्या स्रोत है उसको देखेंगे। प्रथम गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त शासकों के द्वारा कौन से उपाधि ग्रहण किए गए इसको देखेंगे। फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और फिर रामगुप्त के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और हमेशा की तरह आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपसे निश्चित रूप से सॉल्व हो पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड करने वाला हूं, तो मैं इसमें कैपेबल हूं या नहीं। मेरा नाम LM शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। हमने RRB NTPC एग्जाम के साथ साथ SSC के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम JPSC मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्त काल की स्थापना कैसे होती है। तो आपको पता है कि मौर्य काल के बाद भारत एक शासन के अंतर्गत नहीं रह सका। भारत में तो अलग अलग वंश के लोग शासन किए, जैसे कुषाण वंश आए, हिंद यूनानी आए, पहलव आए, शक आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो एक विशाल भारत के क्षेत्र पर अपना शासन को स्थापित नहीं कर सके। जितना बड़ा शासन मौर्य काल में था उतना बड़ा शासन वापस से नहीं आ सका। लेकिन इस कमी को पूरा करने का कार्य किया गुप्त काल के शासकों ने, और अपनी सूझबूझ से ये लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन ले आए। कौन? गुप्त वंश के शासक। और इनके शासन काल में आर्थिक उन्नति होता है, सामाजिक उन्नति होता है, साहित्यिक उन्नति होता है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्नति होता है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र को प्राचीन भारत का या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब गुप्त वंश के संस्थापक जो श्रीगुप्त हैं, इनके बारे में देखेंगे तो इनका जो शासन काल था वो 240 से लेकर 280 ईस्वी के बीच में रहता है, और एक गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने किया। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। तो यहाँ से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त काल के या गुप्त वंश के स्थापना के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो ये प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। और यहाँ पर श्रीगुप्त अपने आप को एक उपाधि से नवाजते हैं और वह उपाधि का नाम है आदिराज। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश के कौन से शासक को आदिराज की उपाधि से नवाजा गया था? तो श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि से नवाजा गया था। अब हम देखेंगे कि गुप्त वंशावली के स्रोत क्या हैं, अर्थात यदि हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी चाहिए तो इसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिल जाता है। वहीं कुमारगुप्त के बारे में जानकारी चाहिए तो विल्सन स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, और भीतरी स्तंभ लेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर खास करके समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। वहीं पूछा जाए कि भीतरी स्तंभ लेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है, तो वह है स्कंदगुप्त। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त वंश के एक महान शासक जो प्रथम महान शासक कहलाते हैं, जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका शासनकाल पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से लेकर 334 ईस्वी के बीच रहता है। और ये गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध राजा होते हैं। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये लिच्छवी के राजकुमारी से शादी करते हैं जिनका नाम था कुमार देवी। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इस विवाह के कारण गुप्त वंश का जो साम्राज्य था उसका विस्तार होता है। उपलब्धि की बात किया जाए तो राजरोहन के स्मारक के रूप में ये 319 से 320 के बीच में जो है
गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। संवत की शुरुआत कोई राजा तब करता था जब उनको लगता था कि हमने एक बहुत महान कार्य किया है। जैसे शक संवत पढ़े थे हम लोग, विक्रम संवत पढ़े थे, उसी प्रकार से गुप्त संवत की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 319 से लेकर 320 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। और कमेंट में आप बताइए कि शक संवत और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि गुप्त शासकों के द्वारा ग्रहण की गई उपाधियां कौन कौन सी थी। और यहाँ पर हमने वही उपाधि को लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैसे तो गुप्त शासकों के द्वारा बहुत सारी उपाधि से अपने आप को नवाजा गया था, लेकिन जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त की बात किया जाए तो इनका उपाधि था आदिराज और महाराज, अर्थात आदिराज और महाराज के नाम से श्रीगुप्त को जाना जाता था। वहीं आदि घटोत्कच के बारे में बात किया जाए तो घटोत्कच को महाराज के उपाधि से नवाजा गया। तो महाराज श्रीगुप्त को भी कहा गया और घटोत्कच को कहा गया। तो एग्जाम में ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ऐसा ना समझें कि दोनों ऑप्शन रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर बार बार कि महाराजाधिराज किसे कहा गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया। वहीं समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में कि पराक्रमांक किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक के नाम से नवाजा गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है या विक्रमादित्य उपाधि किसे दिया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक कहा गया। वहीं कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शक्रादित्य कहा गया और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य की उपाधि से नवाजा गया। तो ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार भी आप देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा आपको। अब हम गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे, फिर इनके बारे में स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इन्हें कौन कौन सी उपाधि से नवाजा गया, विजय अभियान इनका कैसा रहा, धार्मिक सहयोग ये किस प्रकार से किए और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। ये सारे चीज हम समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो समुद्रगुप्त के परिचय की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये चंद्रगुप्त जो कि प्रथम प्रसिद्ध शासक होते हैं गुप्त वंश के, उनके ये पुत्र थे। और ये इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ज्यादा होता है और ये अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? समुद्रगुप्त। सबसे ज्यादा साम्राज्य इन्होंने ही जीते थे। पूरे गुप्त काल में जितने भी शासक हुए, सबसे महान शासक में से समुद्रगुप्त का नाम आता है। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा रचित है और ये कहाँ पर है? इलाहाबाद स्तंभ का जो लेख है, यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। वहीं रिद्धपुर अभिलेख में इन्हें तत्पाद परिगृहित कहा गया है, इसके बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। और फिर एरन अभिलेख में इनके पत्नी के बारे में पता चलता है कि इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। किनके? समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? दत्त देवी। वहीं भीतरी अभिलेख से अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे जब साम्राज्य को जीत लिया तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और इसकी जानकारी हमें मिलती है भीतरी अभिलेख से। उपाधियों के बारे में बात किया जाए तो समुद्रगुप्त को उपाधि दिया गया था समरसता। समरसता का मतलब हुआ 100 युद्धों का विजेता। ये कोई युद्ध हारते ही नहीं थे, जितने भी युद्ध करते थे सारे के सारे अपने कूटनीति के कार्य, अपने सूझबूझ के कारण ये जीतते ही थे। और यही कारण है कि वीएस स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और इन्हें पराक्रमांक के उपाधि से भी नवाजा गया था और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। क्यों? ये कविताओं के रचयिता भी थे। कौन? समुद्रगुप्त। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कविराज के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था। इनके विजय अभियानों के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण के जितने भी प्रदेश थे अर्थात 12 राजाओं को ये परास्त करते हैं और इन्हें धर्म विजयी नाम देते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। वहीं आर्यावर्त अर्थात उत्तर के तरफ ये 9 राजाओं को परास्त करते हैं और इसे दिग्विजयी के नाम से ये नाम देते हैं। और वन प्रदेश जिसे 8वीं कहा जाता था पहले, वन प्रदेश अर्थात झारखंड वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश का जो कुछ एरिया है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, जिसे पहले 8वीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है,
वहां जब ये विजय प्राप्त करते हैं तो यहाँ के जितने राजा थे उनको अपना सेवक बना लेते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। धार्मिक सहयोग के बारे में बात किया जाए तो श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन। वो गया में एक बुद्ध मंदिर बनाना चाहते थे और वो अनुमति मांगते हैं किससे? समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त वो अनुमति दे भी देते हैं और वहां पर मेघवर्मन जो है बुद्ध की मंदिर बनवाते हैं। कहां पर? गया में। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका के कौन से ऐसे शासक थे जो समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगते हैं? तो उसका नाम था मेघवर्मन। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए तो इन्हें सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इनके जो काल के सिक्के थे उनमें स्पष्ट रूप से वीणा बजाते हुए इनका चित्र मिलता है। और यहाँ पर ये 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाते हैं जिनका नाम अलग अलग था: गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु और विनाशरण। ये 6 प्रकार की मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं थी। नेक्स्ट जो शासक है उनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त की परिचय के बात किया जाए तो ये समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद शासक बनते हैं और यह एक कमजोर शासक थे। कौन? रामगुप्त। और इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है देवी चंद्रम गुप्तम जो कि विशाखदत्त की रचना है वहां से प्राप्त होता है, और दूसरी रचना है काव्य मीमांसा जो राजशेखर लिखे हैं वहां से जानकारी मिलती है। तो यहाँ से पहले 2 क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा है? तो विशाखदत्त ने। और काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। यहाँ पर एक कहानी है जो काफी इंटरेस्टिंग है कि रामगुप्त जो है कमजोर शासक था और इसी के शासन काल में शक जो है उन पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने से वो रामगुप्त को हरा देते हैं और संधि होती है दोनों के बीच में। संधि होती है तो उस समय शक राजा को उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था ध्रुव देवी जो काफी सुंदर थी, वह पसंद आ जाता है और शक राजा उसे अपनाना चाहता है। और संधि के आधार पर वो कहते हैं कि आपको अपनी पत्नी मुझे भेजनी होगी, मुझे देनी होगी। और इसके लिए यह रामगुप्त इतना कायर था कि वह रेडी भी हो जाता है और वह अपनी पत्नी को भेजना चाहता है। और यह बात उनके छोटे भाई जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हें यह बात अच्छा नहीं लगता है और वो क्या करते हैं कि स्त्री के विवेश में अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए शक राजा के पास जाते हैं। और शक राजा यहाँ पर खुश हो जाता है कि ध्रुव देवी आई है, लेकिन मौका पाकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है शक राजा को मार देता है। और बाद में रामगुप्त को यह बात अच्छी नहीं लगती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं और यहाँ से अगले शासक के रूप में गद्दी संभाल लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो उस क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वैसे दोस्त या स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें जो माइंड मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या जीके जिनका थोड़ा वीक है उनके साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।